शैक्षिक नोट्स हैं। बिल्कुल। और ये सब हैं कंडक्टोमेट्रिक अनुमापन यानी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में। तो आज का हमारा मिशन है ये समझना कि आखिर ये तकनीक है क्या, ये काम कैसे करती है। और सबसे दिलचस्प बात कि एक प्रबल अम्ल जैसे HCl और एक दुर्बल अम्ल जैसे एसिटिक एसिड के लिए इसके नतीजे इतने अलग क्यों होते हैं। सही। तो चलिए आयनों की इस अदृश्य दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि बिजली की चालकता हमें किसी घोल के अंदर चल रही गतिविधियों के बारे में क्या बता सकती है। ये वाकई में एक बहुत ही खूबसूरत तकनीक है। मतलब ये हमें किसी रासायनिक प्रक्रिया को सीधे उसके आयनिक स्तर पर देखने का मौका देती है। वो भी बस एक साधारण से गुण को मापकर। हाँ, बस चालकता यानी कंडक्टिविटी को मापकर। ये कुछ ऐसा है जैसे आप किसी कमरे के बाहर खड़े हैं और सिर्फ दीवारों से आ रही आवाज सुनकर अंदर क्या चल रहा है उसकी पूरी कहानी का पता लगा लें। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प सादृश्य है। तो चलिए इसे खोलते हैं। ये कंडक्टोमेट्रिक अनुमापन आखिर है क्या। इन दस्तावेजों को पढ़कर जो पहली बात मुझे समझ आई वो ये है कि इसका सारा खेल आयनों से जुड़ा है। बिल्कुल। किसी भी घोल की जो बिजली चलाने की क्षमता होती है, जिसे हम कंडक्टिविटी कहते हैं, वो बेसिकली दो बातों पर निर्भर करती है। अच्छा। पहली, उस घोल में आयनों की संख्या कितनी है, मतलब उनकी सांद्रता क्या है। और दूसरी, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि वो आयन कितनी तेजी से उस घोल में घूम सकते हैं, जिसे आयोनिक मोबिलिटी कहते हैं। हाँ, आयोनिक मोबिलिटी। तो क्या हम इसे ऐसे सोच सकते हैं जैसे एक बहुत व्यस्त हाईवे। हाँ, बिल्कुल सोच सकते हैं। मतलब हाईवे पर ट्रैफिक का फ्लो इस बात पर निर्भर करेगा कि कितनी गाड़ियां हैं और वो गाड़ियां कितनी तेज चल सकती हैं। बिल्कुल। ज्यादा गाड़ियां या तेज रफ्तार वाली गाड़ियां मतलब ज्यादा ट्रैफिक फ्लो, जो कि यहाँ पर ज्यादा कंडक्टिविटी है। अच्छा। और अनुमापन या टाइट्रेशन के दौरान हम असल में यही करते हैं। हम उस हाईवे पर एक तरह की गाड़ियों को दूसरी तरह की गाड़ियों से बदलते हैं जिनकी रफ्तार अलग होती है। जैसे हम बहुत तेज भागने वाले H+ आयनों को, आप उन्हें फरारी समझ लीजिए, उन्हें धीमी गति वाले Na+ आयनों यानी सामान्य कारों से बदल देते हैं। तो हम पूरी प्रक्रिया को सिर्फ ट्रैफिक के फ्लो में आए बदलाव का माप के ट्रैक कर सकते हैं। मतलब क्या ये तकनीक इतनी संवेदनशील है कि सिर्फ आयनों की रफ्तार के फर्क को पकड़ सके। हाँ, और यही तो इसकी खासियत है, क्योंकि आयनों की रफ्तार में फर्क बहुत ज्यादा होता है। इन दस्तावेजों में जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से H+ आयन की तुल्यांकी चालकता लगभग 307 यूनिट है। 307? और Na+ आयन की? उसकी सिर्फ 41। अरे वाह, ये तो लगभग 7.5 गुना का अंतर है। बिल्कुल। ये फरारी और एक साधारण कार के बीच की रफ्तार के फर्क से भी कहीं ज्यादा है, और इसी बड़े अंतर की वजह से ये तकनीक इतनी प्रभावी है। ठीक है, अब ये ज्यादा समझ में आ रहा है। चलिए तो फिर पहले मामले पे आते हैं। HCl एक प्रबल अम्ल का NaOH एक प्रबल क्षार के साथ अनुमापन। स्रोतों में जो ग्राफ है उसमें टाइट्रेशन शुरू होने से पहले ही कंडक्टिविटी की रीडिंग बहुत ऊंची है। क्या ये इसलिए है क्योंकि HCl एक प्रबल अम्ल है? आपका सोचना बिल्कुल सही दिशा में है। प्रबल अम्ल होने का मतलब ही यही है कि जब आप उसे पानी में घोलते हैं तो वो लगभग 100% अपने आयनों में टूट जाता है। अच्छा। तो HCl के मामले में हमारे पास घोल में बहुत सारे H+ और Cl- आयन होते हैं, और जैसा हमने अभी बात की, H+ आयन तो एक असाधारण रूप से तेज धावक है। तो शुरुआत में ही घोल की चालकता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, पर एक बात जो मुझे थोड़ी अजीब लगी, हम ब्यूरेट से NaOH मिला रहे हैं, मतलब हम घोल में और आयन डाल रहे हैं ना, Na+ और OH-। हाँ, तो फिर कंडक्टिविटी कम क्यों हो रही है? ग्राफ तो तेजी से नीचे जा रहा है। कुछ मिलाने पर कोई गुण कम कैसे हो सकता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर इस तकनीक का असली जादू छिपा है। इसे कहते हैं आयनों का प्रतिस्थापन। आयनों का प्रतिस्थापन? हाँ, जब आप NaOH की एक बूंद डालते हैं तो उसका OH- आयन तुरंत घोल में मौजूद एक H+ आयन के साथ मिलकर पानी H2O बना लेता है। और पानी की चालकता तो लगभग शून्य होती है। सही। तो एक तेज H+ आयन तो खेल से ही बाहर हो गया। अच्छा। और उसकी जगह लेने के लिए घोल में कौन आया? NaOH का Na+ आयन, जो कि बहुत धीमा है। तो मतलब हमने एक फरारी को हाईवे से हटा दिया और उसकी जगह एक बहुत धीमी कार को ले आए। बिल्कुल। तो भले ही गाड़ियों की कुल संख्या उतनी ही रही, लेकिन औसत रफ्तार बहुत कम हो गई, और इसी वजह से हर बूंद NaOH के साथ ट्रैफिक का फ्लो यानी चालकता तेजी से घटती है। वाह,
तो ग्राफ में जो सीधे नीचे जाती हुई रेखा है वो असल में फरारियों के हटने और धीमी कारों के आने की कहानी बता रही है। एकदम सही। और ये गिरावट तब तक चलती है जब तक हम ग्राफ के सबसे निचले बिंदु पर नहीं पहुंचाते, जिसे तुल्यता बिंदु कहते हैं। तो इसका मतलब इस बिंदु पर सारी फरारियां हाईवे से हट चुकी हैं। बिल्कुल। इस बिंदु पर घोल में मौजूद सारे H+ आयन्स न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। अब घोल में सिर्फ नमक यानी NaCl और पानी है। अब आप सोचिए, इसके बाद क्या होगा अगर हम और NaOH मिलाते रहें? अब तो H+ आयन बचे ही नहीं है प्रतिक्रिया करने के लिए। तो जो भी NaOH हम डालेंगे उसके Na+ और OH आयन घोल में ऐसे ही घूमेंगे। अरे एक मिनट, OH आयन, उसकी रफ्तार क्या है? बहुत अच्छी पकड़ है। Na+ तो धीमा है, लेकिन OH आयन भी काफी तेज है। उसकी चालकता 167 यूनिट्स के आसपास है। H+ जितना तेज नहीं, पर Na+ से तो कहीं ज्यादा तेज। हाँ, तो तुल्यता बिंदु के बाद हम घोल में अतिरिक्त और तेज रफ्तार वाले OH आयन डाल रहे होते हैं, और इसी वजह से चालकता फिर से तेजी से बढ़ने लगती है। और हमें वो साफ V आकार का ग्राफ मिलता है। बिल्कुल। पहली लाइन नीचे लापी है H+ के हटने से, और दूसरी लाइन ऊपर जाती है अतिरिक्त OH- के आने से, और V का जो कोना है वही हमारा अंतिम बिंदु है। ये तो बहुत ही स्पष्ट है। एकदम। ये एक बहुत ही साफ और सटीक तरीका है अंतिम बिंदु का पता लगाने का। HCl का V शेप तो अब एकदम समझ में आ गया, पर जब मैंने स्रोतों में एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH का ग्राफ देखा तो मेरा सिर ही चकरा गया। वो बिल्कुल अलग था। हाँ। शुरुआत में वो नीचे जाने के बजाय धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। हाँ, और यही अंतर हमें प्रबल और दुर्बल अम्लों के बीच का जो मौलिक फर्क है वो सिखाता है। एसिटिक एसिड एक दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल? इसका मतलब है कि जब आप इसे पानी में घोलते हैं तो ये पूरी तरह से आयनित नहीं होता। ज्यादातर अणु CH3COOH के रूप में ही रहते हैं और बहुत कम अणु टूटकर H+ और CH3COO- आयन बनाते हैं। अच्छा, तो इसी वजह से ग्राफ में शुरुआती चालकता बहुत कम है, क्योंकि हाईवे पर शुरू में बहुत कम गाड़ियां हैं। बिल्कुल। HCl के मामले के ठीक विपरीत। और अब सोचिए, जब हम NaOH मिलाना शुरू करते हैं तो क्या होता है? हाँ, कुछ H+ आयन तो हैं जिनसे NaOH प्रतिक्रिया करेगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मात्रा में बिना आयनित CH3COOH अणु हैं। तो जो मुख्य प्रतिक्रिया है वो इन्हीं अणुओं के साथ होती है। तो NaOH और CH3COOH, इससे क्या बनता है? इससे बनता है CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट, और साथ में पानी। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सोडियम एसीटेट एक नमक है और सभी नमक प्रबल इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जिसका मतलब है कि ये पानी में जाते ही पूरी तरह से अपने आयनों में टूट जाएगा, CH3COO- और Na+ में। एकदम सही। तो अब देखिए क्या हो रहा है। हम एक ऐसे अणु से शुरू कर रहे हैं जो कंडक्ट नहीं करता, मतलब CH3COOH, और उससे 2 आयन बना रहे हैं जो कंडक्ट करते हैं। अच्छा। भले ही हम कुछ H+ आयनों को हटा रहे हैं, लेकिन उसकी तुलना में हम बहुत सारे नए आयन बना रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे आप हाईवे पर कुछ गाड़ियों को हटा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कहीं और से बहुत सारी नई गाड़ियां हाईवे पर ला रहे हैं। तो कुल मिलाकर हाईवे पर गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, जिससे ट्रैफिक फ्लो यानी चालकता धीरे धीरे बढ़ती है। इसीलिए ग्राफ नीचे जाने के बजाय ऊपर जाता है। बिल्कुल। और तुल्यता बिंदु के बाद क्या तब कहानी HCl जैसी ही हो जाती है? जी हाँ। एक बार जब सारा एसिटिक एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है तो उसके बाद की कहानी बिल्कुल वही है। अब आप घोल में अतिरिक्त NaOH डाल रहे हैं, और तेज रफ्तार वाले OH आयनों की वजह से चालकता में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। सही। तो ग्राफ में एक धीमी ढलान वाली रेखा अचानक एक तेज ढलान वाली रेखा में बदल जाती है, और जहां ये दोनों रेखाएं मिलती हैं वही हमारा अंतिम बिंदु है। कमाल है। हाँ, ग्राफ का आकार देखकर ही पता चल जाता है कि अम्ल प्रबल है या दुर्बल। यही इस तकनीक की सुंदरता है। यह तकनीक तो बहुत चतुर है, लेकिन एक बात बताइए, कोई रसायन या जय इसे सामान्य इंडिकेटर वाले टाइट्रेशन की जगह कब और क्यों इस्तेमाल करेगा? इसके व्यावहारिक फायदे क्या हैं? स्रोत इसके कई फायदे बताते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि यह बहुत तनु मतलब डाइल्यूट घोलों के लिए भी काम करती है, जहां इंडिकेटर का रंग बदलना इतना हल्का होता है कि उसे देखना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अच्छा। दूसरा, ये रंगीन घोलों के लिए एक वरदान है। अगर आपका घोल पहले से ही लाल या नीला है तो आप उसमें इंडिकेटर का रंग बदलना कैसे देखेंगे? हाँ, ये तो जाहिर है। आप कंडक्टिविटी को माप रहे हैं, देख नहीं रहे, तो घोल के रंग से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल।
इसके अलावा ये बहुत ही दुर्बल अम्लों या क्षारों के लिए भी सफलतापूर्वक इस्तेमाल की जा सकती है, जिनके लिए दूसरे तरीके काम नहीं करते। और ग्राफ से अंतिम बिंदु निकालना भी शायद ज्यादा सटीक होता होगा। हाँ, दो सीधी रेखाओं को खींचकर उनके प्रतिच्छेदन बिंदु को ढूंढना किसी व्यक्ति द्वारा रंग बदलने के क्षण को आंकने से ज्यादा सटीक और कम व्यक्तिपरक होता है। इन लैब मैनुअल में कुछ सावधानियों का भी जिक्र है। जैसे एक जगह लिखा है कि ब्यूरेट में मौजूद घोल मतलब टाइट्रेंट को बीकर वाले घोल से कम 10 गुना ज्यादा सांद्र होना चाहिए। ऐसा क्यों? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यावहारिक पहलू है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अनुमापन के दौरान बीकर में घोल का कुल आयतन बहुत ज्यादा ना बढ़े। अच्छा, वॉल्यूम ज्यादा ना बढ़े। हाँ, क्योंकि अगर आयतन बहुत बढ़ जाएगा तो घोल तनु हो जाएगा और चालकता सिर्फ तनुकरण यानी डाइल्यूशन की वजह से ही बदलने लगेगी, जो हमारी गणना में गलती लाएगा। समझ गया। और इलेक्ट्रोड के बारे में भी कुछ निर्देश हैं, जैसे कि उनके बीच हवा का बुलबुला नहीं होना चाहिए। हाँ, ये लैब में छात्रों द्वारा की जाने वाली सबसे आम गलतियों में से है। अगर इलेक्ट्रोड प्लेटों के बीच हवा का बुलबुला फंस गया तो वो बिजली के रास्ते में एक रुकावट का काम करेगा और आपको गलत रीडिंग मिलेगी। और घोल को लगातार हिलाते रहना भी जरूरी है। बहुत जरूरी, ताकि जो NaOH आप डाल रहे हैं वो पूरे घोल में एक समान रूप से मिल जाए और आपको एक स्थिर और सही रीडिंग मिले। और एक बार जब हमें ग्राफ से तुल्यता बिंदु पर NaOH का सही आयतन मिल जाता है, तब तो गणना बहुत सीधी सादी है। वही पुराना सूत्र, एसिड गुना वैसिड बराबर मेस गुना वी बेस। जी हाँ, अंत में सब कुछ इसी सरल समीकरण पर आ जाता है, जिससे हम अज्ञात अम्ल की सांद्रता का पता लगा लेते हैं। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा का सार निकालते हैं। हमने सीखा कि कंडक्टोमेट्रिक अनुमापन आयनों के प्रतिस्थापन और उनकी गति में अंतर के सिद्धांत पर काम करता है। बिल्कुल, हमने देखा कि एक प्रबल अम्ल जैसे HCl का अनुमापन एक साफ V आकार का ग्राफ देता है। चालकता पहले तेजी से घटती है क्योंकि सुपरफास्ट H+ आयनों की जगह धीमे Na+ आयन ले लेते हैं। और फिर तुल्यता बिंदु के बाद तेजी से बढ़ती है क्योंकि घोल में अतिरिक्त और तेज OH- आयन आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर एक दुर्बल अम्ल जैसे CH3COH का ग्राफ बिल्कुल अलग होता है। चालकता पहले धीरे धीरे बढ़ती है क्योंकि प्रतिक्रिया से एक प्रबल इलेक्ट्रोलाइट यानी नमक बनता है, जिससे आयनों की संख्या बढ़ती है। और फिर तुल्यता बिंदु के बाद अतिरिक्त OH- आयनों के कारण बहुत तेजी से बढ़ती है। और अंत में दोनों ही मामलों में ग्राफ में रेखाओं का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वही तुल्यता बिंदु है, जो हमें अम्ल की सांद्रता का पता लगाने की कुंजी देता है। यह एक शानदार विश्लेषण था। यहाँ एक अंतिम विचार है। हमारे स्रोत में ग्रोथ-स्टेस मैकेनिज्म और डेबी-ह्यूगल सिद्धांत जैसी अवधारणाओं का भी जिक्र है। ये सिद्धांत हमें बताते हैं कि H+ आयन की असाधारण गति सिर्फ उसके छोटे आकार के कारण नहीं है, बल्कि वो पानी के अणुओं की एक श्रृंखला के माध्यम से एक प्रोटॉन को कूदकर आगे बढ़ता है। अच्छा, ये हमें याद दिलाता है कि ये जो सरल दिखने वाला ग्राफ है वो वास्तव में घोल के अंदर आयनों के एक बहुत ही जटिल नृत्य की एक खिड़की है। तो यह एक दिलचस्प सवाल उठाता है, आणविक स्तर पर क्या हो रहा है ये जानने के लिए हम किसी प्रतिक्रिया के दौरान और कौन से भौतिक गुणों जैसे तापमान, घनत्व या प्रकाश अवशोषण को माप सकते हैं।